नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए आज हम फिर बात करते हैं NCERT क्लास 7 चैप्टर नंबर 3। चैप्टर जो है वो दिल्ली के सुल्तान यानी कि दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कैसे हुई उसकी हम चर्चा करेंगे आज विस्तार से। दिल्ली सल्तनत लगभग 1200 और 1300 ईस्वी में उत्तर भारत में कई तुर्की शासकों ने अपनी शक्ति बढ़ाई। इनमें से अगर हम बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश और बलबन जैसे शासकों ने मिलकर दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। लगभग 12 से 13 ईस्वी लगभग 12 से 13 ईस्वी तक लगभग 12 से 13 ईस्वी के उत्तर भारत के कई तुर्की शासकों ने अपनी शक्ति बढ़ाई। इनमें से अगर हम बात करें तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश और बलबन जैसे शासक ने मिलकर, इन तीन लोगों ने मिलकर दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। दिल्ली धीरे धीरे एक महत्वपूर्ण राज्य यानी कि राजधानी बन गई, क्योंकि यहाँ से उत्तर भारत का बड़ा हिस्सा आसानी से नियंत्रित किया जा सकता था। कौन सा? उत्तर भारत। दिल्ली जो थी राजधानी बन गई और यहाँ से उत्तर भारत का सबसे बड़ा हिस्सा आसानी से नियंत्रित किया जा सकता था। तुर्क और अफगान सेनाएं घुड़सवारी, धनुर्विद्या और युद्ध कला में कुशल थी, इसलिए वो भारत के बड़े हिस्सों पर नियंत्रण कर पाए। यानी कि घुड़सवारी, धनुर्विद्या, युद्ध कला में बहुत ही अच्छा उनकी पकड़ थी, इसकी वजह से वो भारत के बड़े हिस्सों पर नियंत्रण कर लिए। अब महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी जैसे आक्रमणकारी भारत आए। गौरी ने तराइन की लड़ाई में जीत के बाद, यानी कि जो गौरी आया था मोहम्मद गौरी, वो तराइन की युद्ध की लड़ाई में जीत के बाद अपने गुलाम यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का शासक बनाया। इसी से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत मानी जाती है। यानी कि जो मोहम्मद गौरी था वो तराइन की युद्ध में लड़ाई की और जीत के बाद अपने जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको दिल्ली का शासक बनाए। इसी से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत मानी जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन शुरू किया, लेकिन उसके बाद असली मजबूती शासक यानी कि इल्तुतमिश बना। इल्तुतमिश को सल्तनत का असली संस्थापक कहा जाता है। उसने कई महत्वपूर्ण काम किए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन शुरू किया, यानी कि जो गुलाम वंश की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1206 से, और जो समाप्ति का दौर था वो था 1290। अब इल्तुतमिश ने क्या किया? दिल्ली को क्या राजधानी बनाया, सिक्के चलाए। सिक्के में क्या था? टका और जिटल। मंगोल खतरे से देश को बचाया, यानी कि जो मंगोल का जो खतरा था उससे क्या किया उन्होंने, इल्तुतमिश ने वो खतरे से बचाया। इल्तुतमिश ने अपने बाद शासन के लिए अपनी बेटी यानी कि रजिया सुल्तान को चुना। जब इल्तुतमिश अपना शासन खत्म करने के दौर में था तो उसने क्या किया, अपना जो राजपाट था वो किसको दे दिया था? अपनी बेटी यानी कि रजिया सुल्तान को। इल्तुतमिश अपने बाद का जो शासन था वो अपनी बेटी रजिया सुल्तान को चुना। वह दिल्ली की पहली और अकेली महिला सुल्तान थी। रजिया बहुत कुशल शासक थी, लेकिन अमीरों ने उसके खिलाफ साजिश की और वह लंबे समय तक शासन नहीं कर सकी। यानी कि अमीरों ने उसके खिलाफ साजिश का दौर चालू किया। जब उसके खिलाफ साजिश और षड्यंत्र का दौर चालू हो गया तो रजिया सुल्तान बहुत लंबे समय तक अपना शासन नहीं कर सकी। ठीक, फिर इसके बाद इल्तुतमिश के बाद बलबन सबसे शक्तिशाली बना। यानी कि इल्तुतमिश ने जब अपनी बेटी को शासन के तौर पर अपनी बेटी को चुना तो उसके खिलाफ षड्यंत्र चालू हो गया। तो षड्यंत्र के तौर पर वो रजिया सुल्तान बहुत दिन तक शासन नहीं कर सकी दिल्ली पे। ठीक है, तो शासन जब नहीं कर सकी तो इल्तुतमिश के बाद फिर बलबन जो था वो बहुत ही शक्तिशाली शासक बना। उसने जिल-ए-इलाही की नीति अपनाई। यानी कि इल्तुतमिश के बाद शक्तिशाली शासक जो बना है वो था बलबन। उसने जिल-ए-इलाही की नीति अपनाई, यानी राजा को भगवान के प्रतिनिधि की तरह दिखाया जाता था।
जिले इलाहे का मतलब ये होता था, जो राजा था वो एक भगवान के तौर पे दिखाता था कि अगर हमारा यहाँ राज्य है, हमारा यहाँ शासन है, तो हम भगवान की तरह हैं। तो वो बलबन ने क्या किया, जिले इलाही की नीति अपनाई और राजा को भगवान के प्रतिनिधि की तरह दिखाया जाता था। उसने कड़े कानून बनाए, डाकुओं को खत्म किया और सेना को मजबूत बनाए। उसने बहुत ही शक्तिशाली कानून बनाया, वहाँ पे जो डाकू डकैत लोग रहते थे उनको खत्म किया। और उसने एक चीज़ ये बेहतर की थी कि अपनी सेना को बहुत ही मजबूती तौर पर ले गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे कि हमारा जो गुलाम वंश हो गया, अब हम बात करते हैं खिलजी वंश। जो हमारा खिलजी वंश था वो था 1290 से 1320 ईस्वी तक, यानी कि 30 साल खिलजी वंश का शासक था। गुलाम वंश को जो शासक था वो था मोटा मोटा 84 साल मान सकते हैं। हाँ, 1206 से 1290, यानी कि 80 या 84 साल गुलाम वंश का राज था। उसके बाद फिर आ गया गुलाम वंश के बाद फिर आ गया खिलजी वंश। खिलजी वंश का जो राज्य चला वो था 1290 से 1320, यानी कि मोटा मोटा अगर हम देखें तो 30 साल खिलजी वंश ने भी राज किया। खिलजी वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वो था अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का जो सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण शासक था वो था अलाउद्दीन खिलजी। वह बहुत महत्वाकांक्षी शासक था जिसने बड़े सुधार किए। ठीक है, जैसे कि सुधार के रूप में उसने क्या किया, जो बाजार की जो व्यवस्था थी, बाजार की जो अर्थव्यवस्था थी, बाजार को जो नियंत्रण था वो अपने कब्जे में ली। यानी कि अनाज, कपड़ा, घोड़े और दासों की कीमतें तय की, अपने कब्जे में लिया। तो उस चीज़ों में अपने हिसाब से सारी चीज़ें नियंत्रण करने की कोशिश की अलाउद्दीन खिलजी ने। अनाज पे कंट्रोल किया, कपड़े पे, घोड़े पे और दासों की कीमतें तय की, महंगाई पर भी नियंत्रण किया। हर दुकान का रिकॉर्ड रखा जाता था, यानी कि महंगाई की कंट्रोल की, और हर दुकानदार का एक रिकॉर्ड होता था, हर दुकानदार का अपने पास वो रिकॉर्ड रखता था। ठीक है, बाजार पर नियंत्रण व्यवस्था पर कामयाबी के बाद फिर उसने सेना में सुधार किया। सेना में सुधार का सेना का जो वेतन था वो कैश में दिया उसने। पहले क्या होता था, सोना चांदी सिक्के दिए जाते थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को कैश दिया। सेना को कैश दिया, सैनिकों को पहचान के लिए दाग हुलिया सिस्टम शुरू किया। सेना की पहचान के लिए उसने दाग और हुलिया सिस्टम शुरू किया। ये सेना में ये चीज़ एक अलग रूप से उसने सुधार के रूप में किया। अब दक्षिण भारत में भी उसने क्या किया, अभियान चालू किया। दक्षिण भारत में भी उसने अलाउद्दीन ने कूच करने की पूरी कोशिश की। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी, वारंगल, दावर, समुद, मधुर जैसे राज्यों पर हमले किए और भारी धन प्राप्त किया। देवगिरी, वारंगल, दावर, समुद्र, मदुरै जैसे राज्यों पर हमला किया और भारी धन इकट्ठा किया। इन अभियानों से दिल्ली सल्तनत आर्थिक रूप, यानी इन 3 चीज़ों पे तो उसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने फिर दिल्ली को भी और आर्थिक रूप से क्या किया, मजबूत बना दिया। अब हम बात करते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश जो था वो था 1320 से 1414 ईस्वी तक, यानी कि अगर बात करें मोटा मोटा तो 1320 से 1400 94 साल तक तुगलक वंश ने राज्य किया और 30 साल खिलजी वंश ने राज्य किया और गुलाम वंश ने 84 साल। ठीक है, तो सबसे कम जो दिल्ली सल्तनत पर जो राज्य किया वो था खिलजी वंश, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी सिर्फ मात्र और 30 साल राज किया। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी ने दिल्ली सल्तनत पर राज किया वो था तुगलक वंश। 1320 से 1414 ईस्वी तक 94 साल तक तुगलक वंश ने राज किया। तुगलक वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। वह पढ़ा लिखा और विचारों में आगे था, लेकिन उसके कई फैसले असफल हो गए। उसके जो प्रमुख प्रयोग थे जैसे कि राजधानी में परिवर्तन, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ले गया, यानी कि दिल्ली की राजधानी को
दौलताबाद ले गया ताकि उत्तर और दक्षिण दोनों पर नियंत्रण हो सके, जिसमें वो असफल रहा और वापस दिल्ली लौटना पड़ा उसको। ठीक, टोकन मुद्रा जारी की, जो टोकन की मुद्रा थी उसने मोहम्मद बिन तुगलक ने जारी की। चांदी की जगह तांबे के सिक्के चलाए, लेकिन नकली सिक्के बनने लगे और व्यवस्था गड़बड़ा गई। ये नकली के दौर पहले से ही चला रहा है, जाली नोटों का, नकली का। ये कोई आज नई रीत नई परंपरा नहीं है। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों में उसको असफलता मिली, यानी कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी बनाया तो उत्तर और दक्षिण को दोनों को अपने कंट्रोल में करना चाहा, लेकिन उस चीज़ में वो मोहम्मद बिन तुगलक तो वो असफल रहा और फिर वो वापस दिल्ली आ गया। फिर उसने चांदी की जगह तांबे के सिक्के चलाए, उसमें भी वो असफल रहा, क्योंकि सिक्के जो थे वो तांबे के नकली भी बनने लगे। उससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था चरमरा गई। ठीक, फिर उसने क्या किया, कर बढ़ाना चालू किया। दोहाबा क्षेत्र जो था गंगा यमुना का मैदान में सूखा पड़ा, लेकिन कर बढ़ा दिया गया। इससे किसान परेशान हो गए और वो विद्रोह शुरू हो गए। दोहाबा क्षेत्र गंगा यमुना का मैदान था, वहाँ पर सूखा पड़ा। इससे क्या हुआ, किसानों के अंदर विद्रोह हुआ, तो विद्रोह शुरू हो गया। तो उसने क्या किया, इन 3 चीज़ों में भी वो असफल साबित हुआ। अब हम बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह जो तुगलक था वो उसने नई रणनीति अपनाने की कोशिश की, जैसे कि मुफ्त अस्पताल, नहरें, बाग, गुलामों की व्यवस्था। उसने कई जन कल्याण के लिए काम किया, यानी कि मुफ्त अस्पताल बनवा दिया, लोगों का इलाज फ्री हो। नहरें बनवा दी जिससे सिंचाई की व्यवस्था और बेहतर और अच्छी हो, जिससे कि खेती का और अनाज का उपजाऊ बढ़े, जिससे कि और भी व्यवस्था सही हो। ठीक, गुलामों की जो व्यवस्था थी उसको और सही किया। अब हम बात करते हैं सैयद और लोधी वंश। सैयद और लोधी वंश। सैयद और जो लोधी वंश था वो 1414 से 1451 सैयद लोधी का वंश था। यह वंश कमज़ोर था, इसकी शक्ति सिर्फ दिल्ली के आसपास के क्षेत्र तक सीमित थी। ये जो वंश था ये इतना कमज़ोर था, इतना भी नहीं था, लेकिन इतना था कि वो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में ही सीमित रह गया। लोधी वंश जो था वो 1451 से 1526, सैयद वंश 1414 से 1451 तक था। फिर लोधी वंश जो था वो था 1451 से 1526 तक, 1526 तक। अब अफगान जो था वो अफगान मूल का वंश था। इसमें सबसे प्रसिद्ध शासक जो था वो बहलोल लोधी और सिकंदर लोधी था। यानी कि जो लोधी वंश था वो बहलोल लोधी और सिकंदर लोधी थे, और इब्राहिम लोधी अंतिम शासक था। इसका जो इब्राहिम लोधी था सैयद वंश का, वो अंतिम जो शासक था वो इब्राहिम लोधी था। उसकी कठोर नीतियों से अफगान सरदार नाराज थे। इसी दौरान बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई में से हराया। अफगान का मूल वंश जो था वो बहलोल लोधी और सिकंदर लोधी था, और जो सैयद वंश का जो अंतिम शासक था, लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो था इब्राहिम लोधी अंतिम शासक था। उसकी जो नीतियाँ थी वो बहुत कठोर थी। इससे जो अफगान के जो शासक थे, सरदार लोग, वो नाराज हो गए थे। फिर इसी दौरान बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोधी को पानीपत की लड़ाई में हरा दिया। ठीक है, इससे दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। जब बाबर से पानीपत की लड़ाई हुई इब्राहिम लोधी से, तो पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोधी हार गया। जब वो हार गया तो इससे क्या होता है, दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई।
अब हम बात करते हैं प्रशासन और शासन व्यवस्था। दिल्ली सल्तनत अपने साम्राज्य को आगे कई भागों में बांट दिया, जैसे कि इकत यानी कि बड़े प्रांत, इकतदार प्रांत को जिम्मेदारी अधिकारी दिया। इकतदार कर वसूल करता, सैनिक रखता और व्यवस्था बनाए रखता। बदले में उसे वेतन नहीं मिलता बल्कि क्षेत्र से आय ले सकता था। उसको वेतन नहीं मिलता था, वो क्षेत्र से अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें और भी जो चीज़ें उसकी ज़रूरत होती थी वो चीज़ें उसको मिलती थी, लेकिन वेतन नहीं मिलता था। सुल्तान के पास सर्वोच्च शक्ति थी। दरबार में अमीर, सरदार, विद्वान, कवि और सेना के बड़े अधिकारी मौजूद रहते थे। ठीक है, सुल्तान के पास सर्वोच्च शक्ति थी। दरबार में अमीर, सरदार, विद्वान, कवि और सेना के बड़े अधिकारी रहते थे, मौजूद रहते। सुल्तान का शासन धार्मिक कानून, शरीयत और प्रशासनिक नियमों पर चलता था। जो सुल्तान का जो शासन था वो धार्मिक कानून, शरीयत और प्रशासनिक नियमों पर चलता रहता था। अब सेना और किले की बात करते हैं तो सल्तनत का नियंत्रण सेना पर निर्भर रहता था। जो सल्तनत का जो नियंत्रण था वो सिर्फ सेना पर नियंत्रण रहता था। सैनिकों को घोड़े, हथियार और कवच दिए जाते थे। सैनिकों को घोड़े, हथियार और कवर दिए जाते थे। कवच से वो अपनी सुरक्षा करते थे। हर शासक ने अपनी सेना मजबूत करने पर ध्यान दिया था। अलाउद्दीन और बलबन ने सबसे ज़्यादा सुधार किया था। अगर सेना की बात करें तो सबसे ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी और बलबन ने सबसे ज़्यादा सैनिकों में सुधार किया था। किले भी बहुत महत्वपूर्ण थे, जैसे कि दिल्ली के पास कई किले बनवाए, सिरी, तुगलकाबाद, फिरोज शाह, कोटला। ये दिल्ली में किले थे जो आसपास कई क्षेत्रों में आज भी स्थित हैं। इन किलों से शासकों की सुरक्षा मिलती थी और प्रशासन चलाने में सुविधा होती थी। दिल्ली सल्तनत का प्रभाव भी बढ़ा। दिल्ली सल्तनत का प्रभाव इस तरह बढ़ा कि भारत पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। नई तकनीकों और प्रशासन की व्यवस्था आई। फौजी व्यवस्था मजबूत हुई। कला, वास्तुकला और भाषा में नए परिवर्तन देखने को मिले। अमीर कुलीन वर्ग, सैनिकों और विद्वानों को नया समूह मिला। दिल्ली एक बड़ा शिक्षण, व्यापार और राजनीतिक केंद्र भी बना। तो सल्तनत ने भारत के मध्यकालीन इतिहास की नींव रखी और आगे चलकर मुगलों का साम्राज्य इसी ढांचे पर खड़ा हुआ। ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर नंबर 3 था ये फाइनली ख़त्म हुआ। तो अब हम बात करेंगे आगे चैप्टर नंबर 4 की, कि जो दिल्ली का सल्तनत था वो ख़त्म हुआ और आगे जो दिल्ली सल्तनत यानी कि जो मुग़ल साम्राज्य था, मुग़ल साम्राज्य जो खड़ा हुआ, तो वो चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। तो मुग़ल साम्राज्य में क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे वो अपने परिवर्तन में आगे आया। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।